हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर साचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने 11वां चैप्टर रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट किया था। आई होप आपने भी कंप्लीट कर दिया होगा। अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो देन यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं गाइस वो है 13 चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ऑप्टिक्स में एक चैप्टर आपके पास और बच जाता है जो है वेव ऑप्टिक्स, है ना। वो 12वां चैप्टर है, प्रकाश की प्रकृति के नाम से है। उस चैप्टर को स्टार्ट नहीं करने के पीछे कुछ सर्टेन रीजन है। पहला कि वो चैप्टर थोड़ा लेंदी है ना, इट टेक अराउंड 21 to 25 लेक्चर्स फॉर दैट चैप्टर टू बी कंप्लीटेड। वो तो एक रीज़न है ही। उसके अलावा वो चैप्टर थोड़ा मैथमेटिकल और एनालिटिकल है, तो मैं उसको फिजिकली पढ़ाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझता हूँ और आपको भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, सारी बातें कन्वे अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा उसमें हम स्टार्ट करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। ये चैप्टर जो है ये किसी से ज़्यादा कोई लिंक नहीं है और मार्क्स भी अच्छे कैरी करता है। तो आज के सेशन में हम केवल इंट्रोडक्टरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर को और कैरी ऑन करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो अलग अलग बेसिस पे मेटल्स और सब्सटेंसेस को बहुत तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम सब्सटेंसेस को 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, एक होता है कुचालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, और एक होता है अर्धचालक सेमीकंडक्टर जिनमें कभी कभार तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है और कभी कभार विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। यानी कि उनमें चालक की तरह भी वो बिहेव करते हैं और कुचालक की तरह भी बिहेव करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए कुचालक जो है वो आपके चौथे चैप्टर जो है क्या कहते हैं उसे, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसमें उनका कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन दे रखा है, तो उसको हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। जो अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, तो आपका 16वां चैप्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को उसी पे बेस्ड है, तो उसको उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं चालकों की। ठीक है, तो देखिए बेसिकली चालक क्या होते हैं, व्हाट इज अ कंडक्टर। चालक, देखिए चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्यों होता है। पहली बात हम बात कर लेते हैं कि चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, ऑल मेटल्स, जितने भी धातु होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता ही होता है, मतलब सारे के सारे धातु जो है वो विद्युत धारा के चालक होते हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है। तो चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह का जो मुख्य कारण है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपने ये बहुत बार पढ़ा है कि धातुओं में बहुत सारी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से, किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि किसी कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स होते हैं। समझिए कैसे? समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई गैस का कंटेनर है इस प्रकार से, और इस गैस के कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, गैस के जो पार्टिकल हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसी तरह से मेटल्स जो होते हैं, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, उन मेटल्स में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ इसी प्रकार से होते हैं जैसे किसी कंटेनर में गैस के पार्टिकल। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन से, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन इनका नेट फ्लो जो है वो जीरो होता है। मैं ये जो बात कह रहा हूँ नेट फ्लो जीरो, वो आप समझेंगे जब अपन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, विद्युत धारा के बारे में। हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये मूव तो करते हैं लेकिन इनका नेट फ्लो जीरो होता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जब चालकों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे देखिए एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें जो ब्लू पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, वो ब्लू पार्टिकल्स सारे के सारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि इनमें बहुत सारी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास मेटल का कोई एक पीस है इस प्रकार से। ठीक है,
मेटल का कोई पीस है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि इस मेटल के पीस में बहुत सारी संख्या में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब ये इस मेटल के अंदर गति कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस धातु की सतह से क्या आ गया, बाहर। आता नहीं है सामान्य स्थिति में, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तो सर मुक्त है तो मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, चलिए मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़ रहे होंगे आई गेस, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ गया तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आएगा तो सतह पे कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कूलम का आकर्षण का नियम। तो इन दोनों के बीच आकर्षण के कारण होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन वापस इस सतह के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो आ भी जाता है तो धनावेश और इस ऋणावेश के बीच में आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन वापस सरफेस के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को इस सतह से बाहर आने के लिए इस आकर्षण बल के विरुद्ध ऊर्जा चाहिए होती है, ताकि वो उस आकर्षण बल को तोड़ सके और इस सतह से क्या आ सके, बाहर। तो अगर इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालना है मुझे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस सतह द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को तोड़ेगा और सतह से क्या आ जाएगा, बाहर। तो इस पूरी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन का इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। क्या समझे मेरी बात। हमने बताया कि अगर किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना है, रिलीज करना है, इमिट करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हमें एक्सटर्नल सोर्स से क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अट्रैक्शन बॉन्ड को तोड़कर धातु की सतह से क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो इस पूरी प्रोसेस को इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए हम इसको एनर्जी देते हैं, और इस एनर्जी को हम 3 वेरियस मेथड से दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, समझिए क्या। हम बात करते हैं उत्सर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, फिर हमारे टॉपिक पे आएंगे हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले हम उत्सर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बेसिकली मैंने क्या बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहरी स्रोत से जब ऊर्जा मिलती है तो वो धातु और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल को तोड़कर धातु की सतह से क्या आ जाता है, बाहर। इस घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। अब एनर्जी देने के 3 तरीके कौन कौन से। पहला जो हम बात करते हैं उसे कहते हैं तापीय उत्सर्जन, ठीक है। तापीय उत्सर्जन जिसे अपन थर्मियोनिक इमिशन भी कहते हैं। थर्मियोनिक इमिशन समझिए। थर्मियोनिक इमिशन बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी धातु की सतह को हम हीट करें, उसको अपन ऊष्मा दें, तो ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जब अपन किसी धातु के टुकड़े को हीट अप करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, तो उस स्थिति में धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, आकर्षण बल को तोड़ते हैं और धातु की सतह से क्या आ जाते हैं, बाहर। इस घटना को हम कहते हैं तापीय उत्सर्जन यानी कि थर्मियोनिक इमिशन। इस चैप्टर में हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं क्षेत्रीय उत्सर्जन। क्षेत्रीय उत्सर्जन, इसे हम कहते हैं फील्ड इमिशन, ठीक है। फील्ड इमिशन, चलिए फील्ड इमिशन बेसिकली क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि धातु का जो मेरे पास टुकड़ा है, मान लेते हैं हमारे पास धातु का कोई एक टुकड़ा है, तो इस धातु के टुकड़े पर उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। मतलब हम इसको एक बहुत बड़ी बैटरी से जोड़ दें तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। और हम ये जानते हैं कि जब भी किसी मेटल में से धारा प्रवाहित होती है तो मेटल गर्म हो जाता है ना। पंखा जब बहुत देर तक चलता है तो उसमें भी गर्मी उत्पन्न होती है। तो जब इस पर बहुत हाई इंटेंसिटी का विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, मतलब इसमें जब बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें करंट फ्लो होगी, उसकी वजह से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और वही ऊष्मा से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे, धातु और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल को तोड़ेंगे और सतह से क्या आ जाएंगे, बाहर। तो इस प्रकार के उत्सर्जन को अपन क्या कहते हैं, क्षेत्रीय उत्सर्जन। इसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तीसरे प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं प्रकाश उत्सर्जन, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जन यानी कि फोटो इमिशन। फोटो इमिशन
देखिए इस चैप्टर में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब समझ लेते हैं फोटो इमिशन बेसिकली क्या होता है। तो फोटो इमिशन को समझते हैं। फोटो इमिशन में अगर मान लेते हैं कि धातु की किसी सतह पर कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, जिसकी आवृत्ति उचित हो, तो अगर धातु की सतह पर कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो इस स्थिति में धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, आकर्षण बल को तोड़ते हैं और धातु की सतह से क्या आ जाते हैं, बाहर। इस घटना को हम प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं, या फिर इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझिए मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जब भी किसी धातु की सतह पर कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, यहाँ आवृत्ति इंपॉर्टेंट है, उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उससे ऊर्जा ग्रहण करके बंध को तोड़ के धातु की सतह से आ जाते हैं बाहर। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश उत्सर्जन या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोटो का सीधा सीधा मतलब है प्रकाश। ठीक है, फोटो का मतलब है प्रकाश। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से उत्सर्जित हो रहे हैं? ये प्रकाश की वजह से उत्सर्जित हो रहे हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब समझिए यहाँ पे उचित आवृत्ति से मेरा क्या मतलब है, समझते हैं। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मेरा क्या मतलब है कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि जब भी धातु की सतह पर कोई भी प्रकाश आपतित अगर हुआ और किसी भी प्रकाश के लिए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। समझे कैसे? हमने क्या बात करी? हमने ये बात करी कि धातु की सतह में बहुत सारी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी संख्या में धातु की अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स और धातु की सतह के बीच में एक तरह का आकर्षण बंध है। तो उस आकर्षण बंध को अगर तोड़ दिया जाए तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, और अगर उस आकर्षण बल को नहीं तोड़ पाए तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि धातु की सतह पर कोई प्रकाश आपतित हुआ, ठीक है, और उस प्रकाश में जो ऊर्जा है वो अगर इलेक्ट्रॉन द्वारा बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम हुई तो बंध टूटेगा ही नहीं, और बंध टूटेगा ही नहीं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा नहीं। तो हम क्या जानते हैं कि हर स्थिति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, केवल तब उत्सर्जित होगा जब इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा का मान बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के या तो क्या हो, बराबर हो, या उससे क्या हो, ज्यादा। अगर बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम ऊर्जा उसको दी गई है तो बंध तोड़ेगा नहीं, और तोड़ेगा नहीं तो मुक्त होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि धातु की सतह पर हर प्रकार के प्रकाश को आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा के बराबर ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन को दी गई है तो वो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से मुक्त हो जाएंगे, और अगर बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम ऊर्जा अगर उसको दी गई है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे। यानी कि हर निश्चित आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति ऐसी होती है जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं गाइस। ठीक है, चलिए तो हम उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव को हमने किस तरह से परिभाषित किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव को हमने परिभाषित किया कि जब भी किसी धातु की सतह पर कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया कि आवृत्ति का मान एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, और उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो देहली आवृत्ति बेसिकली क्या होती है समझ लेते हैं। यहाँ पे देहली आवृत्ति जिसे अपन न्यू नॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो देहली आवृत्ति क्या? ऐसी आवृत्ति या वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी बराबर आवृत्ति अगर आपतित होगी या उसके बराबर से ज्यादा आवृत्ति आपतित होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, और उससे कम आवृत्ति अगर आपतित हुई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से हो सकती है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक
निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का मान। धातु की दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि प्रत्येक धातु के लिए एक ऐसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर धातु पर आपतित होगा तो उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, तो वो कम से कम आवृत्ति ही उस धातु की दहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग धातुओं के लिए दहली आवृत्ति का मान जो है वो भी अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि अलग अलग प्रकार की धातुओं की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकार की धातुओं में इलेक्ट्रॉन और सतह के बीच जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का बंध है, वो भी अलग अलग प्रकार का होगा। तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा भी क्या चाहिए होगी? अलग अलग। इसलिए अलग अलग धातुओं के लिए दहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। तो ये तो हमने आवृत्ति की बात कर ली। यहाँ पे एक और टर्म आता है गाइस जिसे हम कहते हैं कार्यफलन। ठीक है, समझ लेते हैं इसको भी, कार्यफलन, जिसे अपन फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कार्यफलन समझते हैं। कार्यफलन क्या? मैंने बताया कि किसी भी धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। कब? जब इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा का मान बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होगा। यानी कि प्रत्येक धातु में इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है बंध को तोड़ने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा बंध को तोड़ने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को अपन कार्यफलन कहते हैं। या सरल शब्दों में कहे तो इसी डेफिनेशन को हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो है उसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार से किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए उस धातु को हमें कितनी कम से कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो ऊर्जा उसका कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को, कार्यफलन को किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये होगा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम निश्चित ऊर्जा का मान उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अलग अलग धातुओं के लिए दहली आवृत्ति का मान अलग अलग होगा, उसी प्रकार से अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भी क्या होगा? अलग अलग। किसी प्रकार के धातुओं में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा कम चाहिए होगी, तो किसी प्रकार के धातुओं में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए होगी? ज्यादा। तो हम यहाँ पे दो बात कर लेते हैं। हमारे पास दो मेटल की अगर मैं बात करूँ, सबसे कम कार्यफलन का जो मान होता है, सबसे कम कार्यफलन का मान जो है वो सीजियम के लिए होता है। ठीक है, सीजियम के लिए वो होता है लगभग 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन वो बहुत बड़ी यूनिट है। ऊर्जा के छोटे मान को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। तो सबसे कम जो है वो सीजियम धातु के लिए होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और सबसे ज्यादा जो है वो प्लेटिनम के लिए होता है। सबसे ज्यादा जो है वो प्लेटिनम के लिए होता है, और प्लेटिनम के लिए ये होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ये दो मान आप बहुत अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। तो इसका क्या मतलब है कि धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए उससे कम से कम कितनी ऊर्जा देनी है, वो ऊर्जा उसका कार्यफलन कहलाती है, और उसके लिए कितनी कम से कम आवृत्ति चाहिए वो उसकी दहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब सबसे कम जो कार्यफलन है वो सीजियम के लिए होता है। मतलब सीजियम एक ऐसा धातु है जिसमें कम से कम ऊर्जा द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जा सकता है। और प्लैटिनम के लिए सबसे ज्यादा है, यानी प्लैटिनम एक ऐसा धातु है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाना है तो हमें ऊर्जा भी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। यही कारण है कि प्लैटिनम कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, मतलब ये कम क्रियाशील होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली? ये हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात कर ली। और मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का ही मात्रक होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो तो जूल होता है। तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान जो है वो 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। ठीक है, जूल ऊर्जा का बड़ा मात्रक है
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है। जब भी ऊर्जा को छोटे पैमानों में मापना है तो हम जूल का यूज ना करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली? प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। क्या होता है कि जब भी किसी धातु की सतह पर कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, रिलीज होता है, इमिट होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब न्यूनतम आवृत्ति जो कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है उसे दहलीय आवृत्ति कहते हैं। अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान अलग अलग होता है। और न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान भी अलग अलग होता है। किस में मापते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। आप समझिए, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में फ्लो कर जाए तो जब भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे मतलब आवेश प्रवाहित होगा, और आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। यानी कि जब भी ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट में फ्लो करेंगे तो उससे एक धारा प्रवाहित होगी और उस धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। तो ये जो हमने बात करी है ये सारी एक्सपेरिमेंटल बात है गाइस, ये प्रयोग द्वारा की गई बातें हैं। हम हमारे अगले वीडियो में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो तो हम केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ रहे थे, हमारे अगले वीडियो में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल व्यू द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा गया और उसके क्या क्या परिणाम आए, उन परिणामों से किस प्रकार जो है आगे चर्चा हुई। तो इससे आगे डिस्कस करेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।